नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आज इंडियन एग्रीकल्चर की तीसरी क्लास है और इस क्लास में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग के क्या प्रकार हैं, क्या बेसिस है ये क्लासिफिकेशन का, वो समझेंगे। तो और इसके बाद हम जानेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। तो मेनली फोकस करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और इसके क्या अलग अलग प्रकार हैं। तो आइए जल्दी से विदाउट फर्दर अडू ये क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फार्मिंग की अगर हम प्रकार देखें तो इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या लेवल है टेक्नोलॉजी का, क्या आउटपुट है, और जो यानी कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, और ये प्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है, खुद खाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके आधार पे हम फार्मिंग को दो मुख्य प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब अपना पेट भरने के लिए फार्मिंग किया जा रहा है, सिंपल शब्दों में। यानी कि जो फार्म करके जो प्रोड्यूस मिला या फिर पशुपालन किया, उससे जो प्रोड्यूस मिला, उसका पर्पस है मैं और मेरा परिवार, बस हमारा पेट भर जाए। तो इस प्रकार की फार्मिंग को कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग हो गया वो प्रकार का फार्मिंग जिसका पर्पस है जो प्रोड्यूस मिल रहा है इसको मार्केट में बेचना है। ये सिर्फ क्रॉप्स नहीं है, दोनों ही फार्मिंग जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वापस फोकस करूंगा, सिर्फ क्रॉप्स की बात नहीं हो रही, यहां पर जानवर भी, पशुपालन भी इंक्लूडेड है। जानवर को पाला तो जानवर को पाल के उससे जो दूध मिला, तो उसका क्या पर्पस है, ये दूध या घी या बटर जो भी मिल रहा है, या चिकन है तो जो भी मिल रहा है, वो पर्पस क्या, बस खुद के खाने के लिए है या इसको मार्केट में ले जाके बेचना है लार्ज स्केल पर। तो इस प्रकार से हम फार्मिंग को दो प्रकार में बांट सकते हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग अगर हम रिकैप करें तो क्या है, वो प्रकार का फार्मिंग जिसका पर्पस है कि ये जो प्रोड्यूस है ये बस मैं और मेरे परिवार का इससे पेट भर सके। तो दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग यानी वो फार्मिंग जिससे मुझे पैसे कमाने हैं, यानी जो प्रोड्यूस है उसे मैं मार्केट में ले जाऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। कमर्शियल एंगल है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, कमर्शियल फार्मिंग। तो दोस्तों, जैसे ही कमर्शियल एंगल हो गया यानी इकोनॉमिक्स आ गई, यानी इकोनॉमिक्स आते ही चीजें ऑप्टिमाइज करना मैं चाहूंगा। यानी मैं क्या चाहूंगा, मेरा जो इनपुट है वो क्या हो जो मुझे मैक्सिमम आउटपुट दे सके। यानी कमर्शियल फार्मिंग इनपुट इंटेंसिव है एक प्रकार से। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का इस्तेमाल करूंगा, इसमें जरूरत पड़े तो मैं फार्मर इसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेगा, अन्य मशीनरी का इस्तेमाल करेगा, लेबर को इस प्रकार से स्किल्ड लेबर यूज करेगा कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सबसिस्टेंस फार्मिंग में मैं क्या करूंगा, मैं अपने परिवार को अपने साथ लगा दूंगा, चलो खेती करते हैं। भले मुझे खेती की उतनी ही नॉलेज है जितनी मैंने अपने फोर फादर से, अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से सीखी है। मैं कोई स्कूल में नहीं गया, जाके मैं सीखा नहीं हूं क्या फार्मिंग करनी है। मैं सॉइल की टेस्टिंग नहीं करवाऊंगा कि इस सॉइल में कितना फर्टिलाइजर, क्या फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। मैं सिंपली यहां पर खेती करूंगा वैसे ही जैसे मेरे फोर फादर्स करते थे। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो आइए अब सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कमर्शियल फार्मिंग भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। एक एग्जांपल ले लीजिए कमर्शियल फार्मिंग का। मान लीजिए एक प्लांटेशन है, एक चाय का बागान है। तो ये चाय के बागान से जो मुझे चाय मिल रहा है, मैं बैठ के खुद तो नहीं पीऊंगा। पर्पस क्या है, ये चाय को मैं मार्केट में ले जाऊंगा और मार्केट में ले जाके बेचूंगा और उससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो कमर्शियल फार्मिंग हम कल कवर करने वाले हैं, आज हम सबसिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसका पर्पस है फार्मर की जो फैमिली है उसके नीड्स को हम फुलफिल कर सके। यानी मैं अगर किसान हूं तो इस खेती के द्वारा मैं और मेरा परिवार बस पेट भर सके, यही पर्पस है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली क्योंकि कॉमर्स नहीं इन्वॉल्व है, पैसा लार्ज स्केल में नहीं इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। यूजुअली हाउस होल्ड लेबर का ही इस्तेमाल किया जाता है और जो प्रोड्यूस भी होता है वो स्मॉल स्केल पर होता है, स्मॉल आउटपुट जनरेट करता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम अलग अलग प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक हो गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव यानी हाईली इनपुट इंटेंसिव, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। दूसरा होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव यानी पुराना, यानी वैसी ही सबसिस्टेंस फार्मिंग जैसा इंसान
जब फार्मिंग सीख रहा था, याद है ना, हमने टाइमलाइन ऑफ एग्रीकल्चर सीखा है, तो स्टार्टिंग में जैसे इंसान खेती किया करते थे आज भी वैसे ही करते आ रहे हैं। तो दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव यानी आज के टाइम में जैसा आप भारत में खेती देख सकते हैं बड़े स्केल में, यूपी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, अलग अलग जगह पे जिस प्रकार की आप खेती देखते हैं, एक किसान होता है वो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं खेती करता है। उसका छोटा सा फार्म होता है जिसमें वो खेती कर रहा होता है। इस प्रकार की फार्मिंग जो कि आप अपने गांव के इर्द गिर्द देखते हैं, छोटा सा खेत है, उसी में किसान अपने परिवार को ले जा रहा है और सबके सब मिलके खेती कर रहे हैं, दैट इज लार्जली इंटेंसिव सबसिस्टेंस। दूसरा है दोस्तों प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस अगर हम देखें तो ये वो प्रकार की सबसिस्टेंस फार्मिंग है, पर्पस वही है, अपना और अपने परिवार का पेट भरना। लेकिन जो एग्रीकल्चर हो रही है उसमें अगर आप देखें जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, वो और भी पुरानी है, इसलिए प्रिमिटिव है यानी पुराना है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जिसमें प्रिमिटिव टूल यानी पुराने टूल का इस्तेमाल हो डाओ, डिगिंग स्टिक्स, इन सब का इस्तेमाल हो, फैमिली, और कई बार तो क्या होता है अगर ट्राइब्स हैं तो कम्युनिटी में, तो पूरा कम्युनिटी एक साथ लेबर करता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत, जल्दी आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये वो फार्मिंग है जो लार्जली वहां का जो मौसम है, वहां का जो क्लाइमेट है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और जो सॉइल है उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। यानी सॉइल में कुछ हम एडिशन, अमेंडमेंट्स नहीं कर रहे, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, जो नेचर से मिल सकता है वही नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर हम निर्भर करते हैं। और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो जैसा सूटेबल हो, इन्वायरमेंट डिक्टेट करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे पंजाब में अगर आप देखें आज के टाइम में क्या हो रहा है, वहां पर पैडी कल्टीवेशन हो रहा है। इन्वायरमेंट नहीं कहता कि वहां पे तुम पैडी कल्टीवेशन करो, इतनी बारिश नहीं होती, इतना पानी नहीं है, लेकिन इरिगेशन है तो वहां पे पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, मार्केट में बेचा जा रहा है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्या कहेगा कि वहां का जैसा एनवायरमेंट है, वो जो नेचर बोलता है वही फॉलो कर लो। यानी कि कोई ऐसा इलाका है जहां पे बारिश कम है तो वहां पर आप देखोगे तो कोर्स क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हुए दिखेंगे आपको लार्जली। तो इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक हो गया जिसमें खेती बाड़ी करके क्रॉप, फसल उपजाया जा रहा है, फसल ग्रो किया जा रहा है। दूसरा हो गया जिसमें पशुपालन हो रहा है, और पशुपालन का तरीका वही पुराना है, कोई नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वही पुराने तरीके से हर्डिंग की जा रही है, एंड दैट इज नोमैडिक हर्डिंग। यानी क्या किया जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह से मूव किया जाता है और नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। तो आइए इसको समझते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के दोनों प्रकार को। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर आप देखें तो ये थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे अमेज़न में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सिंपल शब्दों में कहूं, आप सब जानते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन। इसमें क्या किया जा रहा है, जहां पे बहुत बहुत बारिश होती है, अच्छा खासा वेजिटेशन है, तो वहां पर जाओ, जंगल में जाओ, जंगल में जाके आग लगा दो, जंगल में जो भी ऑर्गेनिक मास है वो सब जल जाएगा, राख बन जाएगा, सॉइल में ये राख तुरंत का तुरंत मिनरलाइज हो जाएगा, मिनरल रिच हो जाएगा सॉइल, और जब वो मिनरल रिच हो जाएगा उसमें जाना, जाके अपने क्रॉप्स को बो देना, सीड को बो देना, और उसके बाद वो सीड धीरे धीरे स्प्रिंकल करेंगे, बड़े होंगे, और उसके बाद आप देखोगे तो वहां पर खेती करना। तो ये प्लॉट ऑफ लैंड होता है, जंगल होता है यूजुअली, उसको क्लियर किया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, उनको जलाया जाता है, जो राख मिला, जो ऐश मिला, उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और यहाँ पर आप देखोगे कोर्स क्रॉप्स, मेज वगैरह ग्रो करते हैं, या फिर यैम ग्रो करते हैं। यैम ओल कहते हैं, वैसे ही आपके यहाँ क्या कहते हैं हिंदी में भी बताइएगा मुझे, मेरे यहाँ ओल कहते हैं। मेज, यैम, पटेटो, कसावा, एक बार मैंने पहले भी पूछा है ना यैम के बारे में, तो हाँ एक बार पहले भी पूछा है तो फिर से बता दीजिएगा। तो मेज, यैम, पटेटो, कसावा, इन सब प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसी इलाके में आप एक बार खेती किए, दो बार खेती किए, तीसरी बार चौथी बार आते आते सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, मिनरल्स अब क्या है उसके जो है वो सब क्रॉप्स ने खींच लिए, तो अब सॉइल की फर्टिलिटी जा चुकी है, तो इस लैंड को छोड़ देते हैं और बगल में दूसरे जंगल का पैच उठा लेते हैं, वहां पे फिर उसमें आग लगाते हैं, वहां पर खेती करते हैं, और जिस जंगल को हमने राख करके यहाँ पे छोड़ दिया वो वहां पे क्या होगा, एनवायरमेंट पढ़ाया है आपको, यहाँ पे क्या होगा, जहां पे एक बार हमने खेती की, आग लगा के सब साफ कर दिया खेती की, अब जमीन हमने खाली छोड़ दी, तो वहां पे
सेकेंडरी सक्सेशन होगा। सेकेंडरी सक्सेशन के बाद क्या होगा, वहां पे सेकेंडरी फॉरेस्ट आएंगे, तब तक वो सॉइल भी अपना न्यूट्रिशन रीजनरेट करेगा, तब तक हम 3-4 पैच बदल चुके होंगे लैंड का, और फाइनली घूम के वापस उसी पैच पर आ जाएंगे, फिर से वही प्रोसेस होगा, उसको भी आग लगा देंगे और वहां पर खेती बाड़ी शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे सॉइल जब फर्टिलिटी लूज कर देगी, हम लैंड को ही चेंज कर देंगे, अबैंडन कर देंगे, न्यू प्लॉट ऑफ लैंड में चले जाएंगे, जिसको इंडिया में कहा जाता है झूम कल्टीवेशन। तो इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग, तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है जल्दी से आपको बताता हूं। इससे पहले आपको एक बार जरा तस्वीर दिखा दूं, मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तस्वीर आपको नहीं दिखाई है, तो ये देख लीजिए। इस प्रकार से देख रहे हैं किसान ने क्या किया है, जंगल को, जो बेसिकली यहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, आग लगाते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं और फिर वो नए प्लॉट ऑफ लैंड में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग अगर आप देखें तो सेमी एरिड रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, सहारा में, सेंट्रल एशिया में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। इसमें अगर आप देखें तो हर्ड्समैन वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेके एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव करते रहते हैं, पानी के तलाश में, फॉडर के तलाश में। वैसे ही पैस्चर लैंड होता है जहां पे कोमल कोमल हरे हरे घास मिलते हैं, उसकी तलाश में घूमते हैं, और फिर वो उनका फिक्स्ड रूट होता है, समर्स में यहाँ पर रहेंगे, विंटर आते ही वो नए जगह चले जाएंगे, यहाँ पर खेती यहाँ पर जानवरों को पशुपालन करेंगे, यहाँ पे जो घास है उसको खिलाएंगे, और फिर वैसे ही विंटर आ जाएगा, वापस समर में, विंटर जैसे ही खत्म हो जाएगी वापस पीछे आ जाएंगे, तो इस प्रकार से अगले विंटर में फिर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से वो सेम रूट में, वेल डिफाइंड रूट होता है, उसी में मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स जो भी हैं उनका बहुत रोल होता है, तो इसी हिसाब से वो मूव करते रहते हैं। टेरेन का बहुत रोल होता है, उस हिसाब से ये मूव करते हैं। तो शीप, कैमल, याक, गोट ये मोस्टली रियर किए जाते हैं। तो जो भी जानवर से मिलता है, फिर वो मिल्क हो गया, उससे मीट हो गया, उससे वुल मिल रहा है, लेदर के लिए हाइड्स मिल रहे हैं, तो इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है, बोन तक का इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्ड्समैन है, आप देख सकते हैं कैसे सेंट्रल एशिया में ये अपने जानवरों को लेके घूम रहे हैं और इसके साथ मूव करते रहेंगे एक इलाके से दूसरे इलाके। तो आप देख सकते हैं विश्व भर में अलग अलग जगह इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो नेटिव अमेरिका में भी प्रैक्टिस हो रहा है, मैक्सिकन हर्डर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडियन पैस्टोरलिस्ट यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं आर्कटिक रीजन्स में, लापलैंड यहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, सहारा वाले रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर में हमारे जो गुर्जर भाई हैं, बकरवाल भाई हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही पशुओं को लेके बुग्याल, एल्पाइन ग्रासलैंड्स की तलाश में जाते हैं और वहां पर जाके जब समर आता है तो विंटर्स में तो वो बुग्याल क्या होता है, पहाड़ों में जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं ये विंटर्स में तो बर्फ से ढक जाते हैं, स्नो कवर्ड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उस टाइम पे बुग्याल से अपने जो गुर्जर बकरवाल हैं वो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जानवरों का पशुपालन करते हैं। फिर जैसे ही समर आता है, बर्फ हटती है, वापस से ग्रास आने लगते हैं, तो ये जानवरों को लेके वापस ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कारगिल में सबसे पहले किन्होंने आतंकवादियों को देखा था, पाकिस्तानी फोर्सेस को देखा था, तो यही थे, बुग्याल जा रहे थे, वो अपने नोमैडिक हर्ड्समैन थे, यही गुर्जर बकरवाल थे जो कि ऊपर जा रहे थे हाई एल्टीट्यूड्स में जानवरों के साथ। उन्होंने ही सबसे पहले देखा कि साहब हमारा जो पोस्ट था वहां पर इंक्रोचमेंट हो चुका है, वहां पर हमने आतंकवादियों को देखा है, बाद में पता चला वो पाकिस्तानी फौजी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नोमैडिक हर्डिंग। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में ही दूसरा होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये इनपुट इंटेंसिव है, इसीलिए नाम रख दिया गया, इनपुट इंटेंसिव होने की वजह से इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इसमें फार्मर छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है लेकिन उसमें बहुत सारा लेबर यूज कर रहा है। उसमें आज के टाइम में आप देखें तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड भी यूज हो रहे हैं, लेकिन रिलेटिवली सिंपल टूल है, ज्यादा यहाँ पे मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ह्यूमन लेबर बहुत, तो आप देखेंगे जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है, बैलगाड़ी है, वैसे ही आप देखें तो बैल का इस्तेमाल किया जा रहा है खेत को जोतने के लिए, तो इस सब के लिए जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग है, प्रोड्यूस इतना ही होता है कि खुद से खा के खुद का पेट भर जाए, बाकी जो सरप्लस प्रोड्यूस इसके बाद बचता है वो मार्केट ले जाते हैं, उसके बदले में कुछ दूसरा गुड्स लेके आ जाएंगे, ये लो बार्टर सिस्टम हो जाएगा। आज के टाइम में मार्केट भी है, तो इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर है दैट इज
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। अब देखिए हर जगह तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इंसान मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे बैठा हुआ है, सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहा है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये उसी इलाके में हो सकता है जहां पे एक तो वातावरण अनुकूल हो, यानी क्लाइमेट कैसा हो, एम्पल सनशाइन हो, बारिश होती हो, पानी का बंदोबस्त हो, तो वहां पर तो खेती होगी। दूसरा सॉइल्स कैसे हो, फर्टाइल सॉइल हो, अगर सॉइल फर्टाइल होगा तभी तो वो बार बार उसी इलाके में आप खेती कर सकेंगे। तो और मोर देन वन क्रॉप एनुअली भी ग्रो किया जाता है सेम प्लॉट ऑफ लैंड में, जो कि आप अपने घर के इर्द गिर्द आसपास जहां भी रह रहे हैं वहां पे जो आप खेती देख रहे हैं, छोटा सा किसान है, छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है, उसी में पूरा परिवार लगा हुआ है, खेती कर रहा है, दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक हो जाता है ये जो काले रंग में आप देख रहे हैं, दिस इज वेट राइस डोमिनेंट, जहां पे जो डोमिनेंट क्रॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, वो पैडी है, धान है, चावल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा है, मानसून अच्छा खासा बारिश दे रहा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे ना तो दिस इज दी 100 सेंटीमीटर लाइन, यही वो लाइन है जिसके ईस्ट में आप जाओगे तो मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। इसके इधर जाओगे तो यहाँ वेस्टर्न घाट्स, यहाँ ईस्टर्न घाट्स, ये लार्जली रेन शैडो एरिया हो जा रहा है। यहाँ पे हिमालयाज के फुटहिल हैं तो यहाँ भी बारिश हो रही है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो बारिश कम है, तो यहाँ पे वेट राइस नहीं है, अन्य क्रॉप डोमिनेंट है। चाइना में भी ये वाला मंचूरिया वाला रीजन है, आज के टाइम में यहाँ पे वीट कल्टीवेशन होता है। इंडिया में भी यहाँ पर आप देखेंगे इंडस प्लेन है तो वहां पे वीट कल्टीवेशन होता है। साथ साथ आप देखिए तो रिवर का बड़ा रोल है, नदियां हैं तो नदियों से इरिगेशन सिस्टम है, पानी आ जाता है। साथ साथ पुराने टाइम में नदियों में फ्लड आता था तो बार बार फ्लड के साथ मिट्टी भी आती है। कैसे? तो रिवर कुछ इस प्रकार से अपने चैनल में फ्लो कर रही है, जब फ्लड आती है, मान लीजिए नॉर्मल पानी है, जब फ्लड का टाइम होता है तो पानी क्या होता है, ओवरफ्लो कर जाता है। इस प्रकार से अपने चैनल को नदी में पार हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगी, आप देखें तो ओवरफ्लो करेगा। जब पानी ओवरफ्लो करेगा तो साथ में जो मिट्टी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आप देखोगे तो इस प्रकार से हर फ्लड के साथ नदी नई मिट्टी लाती है। तो इस वजह से आज के टाइम में क्या कहते हैं इसको, खादर या भांगर, कमेंट में मुझे बताइएगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसा ही फ्लड प्लेन होता है जिसको खादर या भांगर कहते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या कहते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे मालूम है आप मुझे सही बताएंगे। तो राइस, यहां पर आप देखें तो कुछ इलाकों में राइस मेन क्रॉप है, कुछ इलाकों में आप देखें तो व्हीट होता है, मेज होता है, पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड होता है। तो यही दो मेन टाइप का क्रॉप आपको देखने मिलेगा। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहां पर हो रहा है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, मॉनसून रीजन ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है। ईस्ट एशिया बहुत हैवी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो लोग बहुत ज्यादा हैं, तो अपने ही परिवार को लगा दो, खेती बाड़ी करो और अपना पेट पाल लेने का काम हो जाता है। तो दिस इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो दोस्तों हमने सारे प्रकार के सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यहां पर देखे, तो जल्दी से रिकैप करेंगे हमने क्या क्या अब तक देखा है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमने देखा दो प्रकार का। पहले तो हमने देखा फार्मिंग के क्या प्रकार है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी वो फार्मिंग जो कि अपना पेट भरने के लिए है, यहां पे इकोनॉमिक एंगल लिमिटेड है, पर्पस है बस कैसे भी पेट भर ले। दूसरा कमर्शियल फार्मिंग है जहां पे हमको इनपुट आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, मार्केट के अनुसार जो डिमांड है वो हम ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दो प्रकार हमने देखा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यानी पुराना तरीका है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस को हमने दो प्रकार में बांटा, एक जिसमें क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है जिसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन कहते हैं। दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग जिसमें पशुपालन हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरे जगह नोमैड हैं, घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग इसलिए इसका नाम है। दूसरा आप देखें तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है जहां पे सेटल्ड कल्टीवेशन हो रहा है, जमीन नहीं बदल रहे, क्रॉप रोटेशन कर देते हैं, क्रॉप बदल देते हैं, और उसी इलाके में थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, यानी क्रॉप रोटेशन अब हम सीख चुके हैं, और साथ साथ थोड़ा बेहतर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैन पावर यूज किया जाता है, एनिमल से जो रिसोर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और हमको मिलता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। ये दो प्रकार का है, एक वेट राइस डोमिनेंट, दूसरा अदर देन राइस क्रॉप डोमिनेंट जिसमें वीट, मेज, पल्स, ऑयल सीड ग्रो किया जाता है। हैवी डेंसिटी पॉपुलेशन जहां पर है वहां पर आपको मिलेगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो आज की वीडियो पसंद आई तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंड पाथफाइंडर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है 55,523 रुपए में। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10,
क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलती है। तो आप बस ये कोड यूज करें और मुझसे संपर्क करें। साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है 26 दिसंबर को एंड 2 जनवरी को भी होने वाला है, तो सुबह 11 बजे होगा। तो जल्दी से जाएं, एनरोल करें, यूज दी कोड KC10। स्कॉलरशिप है बहुत जबरदस्त, आप देख सकते हैं 25% स्कॉलरशिप 51 से 500 रैंक वालों को भी मिलेगी। तो 500 रैंक तक हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 4 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप पूल है हमारा, तो इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए ही नहीं, आप ये एग्जाम देंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ऑल इंडिया रैंक आपको मिलती है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है, सोल्यूशन मिलता है, तो वो तो अतुलनीय बेनिफिट है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। इसके सिवा आपकी जो मिशन है वो अनअकैडमी के साथ अकम्प्लिश कर सकते हैं। आइकन एक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स होता है, लोन की भी फैसिलिटी है। नीचे एक लिंक आपको मिलेगा, तो लोन के लिए वो फॉर्म फिलअप करें, गूगल फॉर्म आपको देखने मिल रहा होगा, जाएं जाके उस फॉर्म को फिलअप करें। 0% लोन है, नो प्रोसेसिंग फी है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमल पेपर वर्क है, तो उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों जो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है, आप देख सकते हैं 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जो आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप देता है। 1 साल की जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है GS की, इसकी कीमत है 67,041 रुपीज यूजिंग द कोड KC10। एंड अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल की, तो इसकी कीमत है 24,750 रुपए और यूजिंग द कोड KC10। फ्री टेस्ट सीरीज भी है, अभियान है, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है, तो आप आई होप आप लोग इसको रेगुलरली दे रहे हैं, वीकडेज पर होता है, तो इसका फायदा आप उठा रहे हैं। तो मेरे कई कोर्सेज हैं, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी है, कंप्लीट एनवायरनमेंट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती है, प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। यूज द कोड KC10 जिसके द्वारा आप एनरोल इसमें करें। यूपीएससी सीएससी बैचेज हैं, 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 2022 के भी बैच हैं, 2023 के भी बैच हैं, साथ साथ ये बैचेज हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, बाइलिंगुअल में भी हैं, तो इनका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।